हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ एकेडमी। आज हम ऐसे लॉ के ऊपर बात करने वाले हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोग बात भी नहीं करना चाहते या जिन्हें पता भी नहीं होता कि ये भी इस तरह के भी कानून है हमारे इंडियन सोसाइटी के लिए। तो हम इस तरह के लॉ के बारे में बात करेंगे जो प्रोटेस्टर्स के ऊपर, जिनके अंदर जो है जो प्रोटेस्ट करते हैं या डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, तो उनके ऊपर इन जो एक्ट है इनके तहत प्रोसीडिंग की जाती है। ठीक है, सबसे पहले जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि प्रोटेस्टर्स जो है, प्रोटेस्ट करना क्या लीगल है या इलीगल है, या ये हमारा फंडामेंटल राइट है या नहीं है। वो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये वाले जो एक्ट हैं, ये जो लॉ हैं, इनके बारे में मैंने बताया था। लेकिन आज मैं डिटेल में इस पर वीडियो बना रही हूँ। जैसे कि सबसे पहले है UAPA एक्ट। इसको जो है, इसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटी, ठीक है, प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो कि 1967 का लॉ है और इसको ब्लैक लॉ के नाम से भी जाना जाता है। वो हम आगे देखेंगे कि इसको ब्लैक लॉ क्यों कहा जाता है। फिर दूसरा लॉ होता है NSA, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसमें नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मतलब कोई ऐसा क्राइम करेगा, जैसे कोई प्रोटेस्टर्स है, ज़्यादातर इन पे ये एक्ट लग जाते हैं क्योंकि जैसे सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, इसीलिए पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कहा गया है, ना कि मतलब पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन या पीसफुल प्रोटेस्ट अगर नहीं है तो इन सारे एक्ट के तहत जो है उस प्रोटेस्टर्स के ऊपर या उस ग्रुप के ऊपर प्रोसीडिंग की जाती है, या तो किसी इंडिविजुअल के ऊपर या पूरे ग्रुप के ऊपर। ठीक है, फिर हम इसमें थर्ड जो लॉ है वो हम देखते हैं सेडिशन या राजद्रोह वाला है। सेडिशन से मतलब है राजद्रोह, आईपीसी के सेक्शन, आईपीसी में दिया हुआ है इसका एक अलग प्रोविज़न। ठीक है, उसमें हम आगे इसके डिटेल में देखेंगे। और फिर इसके अलावा जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जो राजद्रोह, इन सबको जो फॉलो करता है, ये जिन इन सारे लॉ के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास क्या पावर है या कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इसमें जो है एक्शन ले सकता है, तो वो सब चीज़ें इसमें दी गई है। ठीक है, आज हम इस पर डिटेल में एक मतलब वीडियो बनाने वाले हैं। आप ये मत समझिएगा कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही है, या कहना चाहिए लॉ ग्रेजुएट्स के लिए ही है। मेरे हिसाब से ये हर सिटीज़न का राइट है कि हमें ये लॉ पता होने चाहिए। क्योंकि मान लीजिए हम जब किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो हमारे बहुत सारे राइट्स हैं और हमारी बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं। जैसे हमारे राइट्स फंडामेंटल राइट्स में दिए हुए हैं पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो भी बनाई हुई है। ठीक है, तो टोटल हमारे 7 फंडामेंटल राइट हैं जो कि अब 6 रह गए हैं। इसमें से राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है जो कि आर्टिकल 300A में दिया है। इसके बारे में हम अलग एक वीडियो में डिटेल में बताएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम देखते हैं जो हमारे राइट्स हो गया, फिर उसके पार्ट 3 में दे दिए फंडामेंटल राइट्स, फिर हमारी ड्यूटीज़ हो गई, पार्ट 4 में दे दी 51A जो आर्टिकल है उसमें। तो हमारी कहीं ना कहीं जो मतलब ड्यूटीज़ हैं उन्हें अगर हम ठीक तरीके से फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन वो प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन जो है पीसफुल ना होकर इस तरह का हो जाता है, इतना उग्र हो जाता है कि जिससे जो है हमारी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या कहना चाहिए दूसरे जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स का वायलेशन होता है पीसफुल लाइफ जीने का। ठीक है, और बहुत तरह के जो मतलब राइट्स होते हैं, जैसे हमारी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब हमें मिलनी चाहिए, वो सब चीज़ों में कहीं ना कहीं बाधा आती है। जैसे अभी हमारे फार्मर्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनके प्रोटेस्ट करने के चलते काफ़ी टावर वगैरह मतलब कहा जा रहा है कि टावर्स की लाइट काट दी और पता नहीं क्या क्या उनके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। कुछ किए भी नहीं है उन्होंने ऐसे काम जो कि उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह से जो इस तरह का जो सिचुएशन होती है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इन लॉज का सहारा लिया जाता है। और जो प्रोटेस्टर्स मतलब कहना चाहिए अपने राइट्स का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या राइट टू प्रोटेस्ट जो है या फ्रीली स्पीक जो करने का राइट है आर्टिकल 19 में जो किया गया है, तो वो उसमें कहीं ना कहीं मतलब ज़रूरत से ज़्यादा कर देते हैं तो उन पे ये एक्ट लागू होते हैं। जैसे अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले 1967 इसके बारे में हम ये देखेंगे कि ये मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किया जा रहा है, ये इसका कहीं ना कहीं मिसयूज़ हो रहा है। हम इसके बारे में डिटेल में भी देखते हैं। जैसे
एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के लिए मैंने पहले भी बताया था, सेक्शन 144 जो है आईपीसी में भी दिया हुआ है, और लेकिन उसमें छोटे मतलब बहुत ही लिमिटेड डेफिनेशन टाइप दी हुई है। लेकिन सीआरपीसी में पूरा प्रोसीडिंग दी गई है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कैसे काम करेगी, अपना जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किस तरह से अपनी ड्यूटी को फुलफिल करेगी। ठीक है, अभी हम देखते हैं सबसे पहले यूएपीए एक्ट नंबर 37 ऑफ 1967 है ये, और इसमें वाई इज़ देयर कंट्रोवर्सी एंड वाई इज़ इट कॉल्ड एंटी डेमोक्रेसी। ये जो एक्ट है ये एंटी डेमोक्रेसी एक्ट क्यों कहलाया, हम सबसे पहले इस पे देखते हैं। जैसे यूएपीए हैज़ बीन इन डिस्कशन फॉर द लास्ट फ्यू डेज, काफ़ी दिनों से इसके ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो है वो कश्मीर जर्नलिस्ट जो है वो मसरत जहरा जो कश्मीर की जर्नलिस्ट थी, हैज़ बीन बुक्ड अंडर द यूएपीए। उन्होंने एक बुक लिखी इसके ऊपर, यूएपीए जो एक्ट है हमारा अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, इस पर एक बुक लिखी। दिस लॉ हैज़ ऑलवेज बीन डिस्प्यूटेड, ये लॉ हमेशा जो है डिस्प्यूट मतलब इसमें रहता है कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर कोई चर्चा होती रहती है, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट भी कहा जाता है, इसीलिए इसको ब्लैक लॉ भी कहा गया है। दिस लॉ हैज़ ऑलवेज बीन डिस्प्यूटेड, एक्टिविस्ट कॉल इट ए क्रूअल वेपन ऑफ द गवर्नमेंट, जिस वजह से इसे क्रूअल वेपन का नाम भी दे दिया गया है गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट जब चाहे अपनी तानाशाही या कहना चाहिए अपना मोनोपोली क्रिएट कर सकती है इस लॉ के ज़रिए। वो मैं बताती हूँ किस तरह से, जैसे देख लीजिए कि प्रोटेस्ट करने का हमारा राइट है, ठीक है, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होते प्रोटेस्ट में, लेकिन फिर भी वो लोग उसमें कहीं ना कहीं भागीदार बन जाते हैं, तो उसमें जो है ह्यूमन राइट्स कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा है। जैसे फ़र्ज़ करो कहीं प्रोटेस्ट चल रहा है और कोई पर्सन अपने घर के लिए ज़रूरी चीज़ें लेने जा रहा है, क्योंकि जाना तो पड़ेगा, अगर हम घर में रह रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमारी नेसेसरी जो थिंग्स हैं जो डेली लाइफ में हमें चाहिए वो सब चीज़ें हमें लेने जाना पड़ेगा। अब मान लीजिए उधर डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है या उधर जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, और वो पर्सन जो सिटीज़न है, आम सिटीज़न है, वो जा रहा है, लेकिन फिर एकदम से मतलब अचानक से क्या होता है वहाँ पे मतलब हालात बिगड़ जाते हैं, तो वो पर्सन भी तो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो पुलिस को तो पता नहीं कि वो वहाँ था या नहीं था, क्या सिचुएशन में वो पकड़ा गया है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कई बार उसके ऊपर जो केस लग जाते हैं। तो इस तरह से ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट बताया गया है। फिर कश्मीर जो मुद्दे हैं, पत्थरबाज जो बच्चे थे वो जो है मतलब माइनर बच्चे थे, लेकिन कुछ बच्चे उसमें इन्वॉल्व थे कुछ नहीं थे, या मतलब पूरी तरह से सिचुएशन उसमें कंफ्यूजिंग में थी, तो लेकिन उनके ऊपर ही भी ये एक्ट लागू कर दिया गया। तो इस वजह से वहाँ के जो जर्नलिस्ट थी उसने इसके ऊपर बुक लिखी कि ये जो है एक तरह से गवर्नमेंट का एक क्रूअल वेपन है, एक बहुत खतरनाक हथियार की तरह गवर्नमेंट इसको इस्तेमाल कर सकती है जब अपनी मतलब फ़ायदा उठा सकती है इसका। तो वी आर एक्सप्लेनिंग टू यू व्हाट दिस लॉ इज़, वाई देयर इज़ ए डिस्प्यूट ऑन इट एंड वाई इट इज़ कॉल्ड एंटी डेमोक्रेसी लॉ कहलाता है। ये अभी हम बताते हैं कि ये क्यों एंटी डेमोक्रेसी लॉ कहलाता है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल दिया, वही वैसे उससे रिलेट करके देखें तो काफ़ी हद तक ये एंटी डेमोक्रेसी लॉ कहलाएगा, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट कहलाएगा, क्योंकि वो जो पर्सन जा रहा है जिसने कोई इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर अगर यूएपीए या अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत कोई प्रोसीडिंग की जाए तो उसको कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स वायोलेट हो रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं यूएपीए कानून का सेक्शन 43 डी जो है क्लॉज 2 किसी शख्स के पुलिस कस्टडी में रहने के समय को दुगना कर देता है। ठीक है, इस कानून के तहत 30 दिन की पुलिस कस्टडी मिल सकती है। वहीं न्यायिक हिरासत ऐसे अपराध में सिर्फ 90 दिन की हो सकती है, जिनमें किसी और कानून के तहत कस्टडी सिर्फ 60 दिन की ही होती है, लेकिन इसमें कितने दिन की कर दी गई, 90 दिन की। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ये एक तरह से कहना चाहिए एंटी डेमोक्रेसी लॉ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद व्हाट इज़ यूएपीए लॉ। यूएपीए लॉ क्या है, द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन 1967 में इंट्रोड्यूस किया गया। इट वाज अमेंडेड इन 2019, इसको 2019 में भी अमेंड किया गया जब कश्मीर मुद्दा चल रहा था तब लास्ट ईयर, आफ्टर विच नॉट ओनली इंस्टीट्यूशंस बट ऑल्सो इंडिविजुअल्स कैन बी डिक्लेयर्ड एज टेररिस्ट। इसमें जो है कोई एक ग्रुप या कोई एक इंस्टीट्यूशन ही नहीं बल्कि एक इंडिविजुअल को भी एक टेररिस्ट की तरह डिक्लेयर किया जा सकता है। नॉट ओनली दिस, एनी वन कैन बी डिक्लेयर्ड ए टेररिस्ट ड्यू टू डाउट्स, मतलब उसके ऊपर सिर्फ डाउट होने पर ही। ठीक है,
विनायक सेन ए डॉक्टर एंड ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और वो कैन बी चार्ज अंडर यूएपीए एक्ट। एक जो विनायक सेन थे वो एक डॉक्टर थे, लेकिन वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी थे, और साथ के साथ वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होने के नाते वो सोसाइटी में कुछ ना कुछ अपना सुधार के लिए कुछ ना कुछ करते होंगे। तो वो कैन बी चार्ज अंडर यूएपीए एक्ट। वो यूएपीए एक्ट के अंदर मतलब कौन पर्सन मतलब चार्ज किया जा सकता है, अब हम इस पे देखेंगे। ये जो एक्टिविस्ट थे उनके वो एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक क्या थे, सोशल एक्टिविस्ट थे। तो सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर हमेशा एक खतरा बना रहता है कि इस तरह के जो एक्ट होते हैं उसमें गवर्नमेंट या कहना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोसीडिंग कर सकती है, क्योंकि कई बार वो होता है कि जो सोसाइटी के लिए कोई काम कर रहा है एक्टिविस्ट, ज़रूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट के भी मतलब के फ़ायदे के लिए हो। तो कई बार ऐसा होता है गवर्नमेंट के नुकसान के लिए होता है, तो गवर्नमेंट उस पर यूएपीए लगा देती है। ठीक है, वो एवर conspires or attempts to commit or advocates abet advises or incites directly or knowingly facilitates the commission of a terrorist act or any act preparatory to the commission of a terrorist act shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which में इसमें जो है 5 साल की सज़ा हो सकती है। ठीक है, और फिर इसके बाद इस यूएपीए बेलेबल इन इंडिया, क्या यूएपीए एक्ट में बेल मिल सकती है? अब ये सबसे बड़ा मुद्दा उठता है। जब ये इतना कहना चाहिए टेररिस्ट किसी भी इंस्टीट्यूशन को या किसी भी इंडिविजुअल को डिक्लेयर कर सकता है, इतनी पावरफुल है ये लॉ, तो क्या इसमें बेलेबल है इंडिया में? तो ये हम देखते हैं अमंग दीज इन सेक्शन 43 क्लॉज डी और सब क्लॉज 5 ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट विच ओनली अलाउज एन एक्यूज टू रिसीव बेल। जो वो होगा एक्यूज होगा उसको जो है बेल रिसीव करने के लिए अलाउ करती है। इफ़ द कोर्ट हैज़ रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट दे आर इनोसेंट, अगर कोर्ट के पास एक ठोस सबूत है कि वो इनोसेंट है, एज इज एविडेंट फ्रॉम द बेयर लेटर ऑफ दिस प्रोविजन, इट contradicts the very purpose of bail which is to prevent punishment before conviction। तो कन्विक्शन से पहले उसको तो बेल मतलब वो तो कन्विक्शन तो होने से पहले उसको पनिश नहीं किया जाएगा, और अगर मतलब ज़रूरत पड़ती है तो उसको अगर मतलब कोर्ट के सामने वो बेगुनाह प्रूफ हो जाता है तो उसे बेल मिल सकती है, इसमें ये कहा जा रहा है। ठीक है, इज यूएपीए अनकॉन्स्टिट्यूशनल? क्या यूएपीए एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? देखिए जैसे कोई भी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो होता है जो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट होता है। ठीक है, क्या ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? देखते हैं इसका। फॉर इंस्टेंस दोज अरेस्टेड अंडर यूएपीए एक्ट कैन बी incarcerated up to 180 days without a charge sheet being filed। बिना चार्जशीट फाइल किए हुए किसी भी पर्सन को अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत 180 दिन के लिए वो क्या मतलब अरेस्ट किया जा सकता है। इट दस डायरेक्टली वायलेट्स आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल 21 का डायरेक्ट एक वायलेशन है। UAPA empowers the parliament to restrict the rights and freedom to citizens। तो यूएपीए जो एक्ट है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो है एम्पावर्स करता है पार्लियामेंट को थ्रू रेस्ट्रिक्ट्स द राइट्स जो सिटीजन्स के हैं उन्हें रेस्ट्रिक्ट करने का, एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, और सिटीजन्स की फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करता है टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जो देश की या किसी भी देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी है वो जो है उसे रोकता है। सॉवरेनिटी से मतलब होता है सामाजिक, और जो इंटीग्रिटी होती है मतलब एकता को, समाज की एकता को कहीं ना कहीं वायलेट करता है। तो डायरेक्टली ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो होगा ही। जैसे मैंने बताया कि अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है कोई भी लॉ तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो यहाँ ये आर्टिकल 21 का डायरेक्टली क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, तो इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ठीक है, व्हाट इज़ यूएपीए एक्ट पनिशमेंट?
इसमें बिना मतलब केस फाइल किए, मतलब चार्जशीट फाइल किए, केस नहीं, अब चार्जशीट फाइल किए ही 180 दिन में, 180 दिन के लिए किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये ह्यूमन राइट्स के मतलब सीधा सीधा ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ यूएपीए एक्ट पनिशमेंट, इसमें पनिशमेंट का क्या प्रोविज़न है या इससे क्या मतलब है ये देखते हैं हम। पनिशमेंट फॉर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, हु एवर टेक्स पार्ट और कमिट्स or advocates, abates, advises or incites the commission of any unlawful activity shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। इससे पहले 5 साल की सज़ा बताई हमने, तो आप लोग सोचेंगे कि अभी 5 साल बताइए, अभी 7 साल कैसे हो गया। तो इसमें जो है मतलब 7 साल से ज़्यादा नहीं होगी, 7 साल तक किया जा सकता है। इसका मिनिमम जो है 5 साल और मैक्सिमम 7 ईयर्स। ठीक है, तो इसे वो किया जा सकता है और साथ ही साथ फाइन भी लगाया जा सकता है। किन लोगों पर? जो किसी भी प्रोटेस्ट में जाके, जैसे कहना चाहिए इंसाइट कर रहा है, किसी को एडवाइस कर रहा है, या अबेट्स कर रहे हैं, या एडवोकेट्स कर रहे हैं, उन लोगों पर ये लगाया जा सकता है। या किसी ऐसे मतलब प्रोटेस्ट में भाग ले रहा है जो कि वो प्रोटेस्ट कैसा हो गया, उग्र हो गया है, या इस तरह की उसने कोई सिचुएशन क्रिएट कर दी जिससे जो है वहाँ के हालात बिगड़ गए, तो उस सिचुएशन में उस पर ये यूएपीए एक्ट लगाया जा सकता है या अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट लगाया जा सकता है। लेकिन इससे पहले हमने मसरत जहाँ का जो हमने वो देखी, जर्नलिस्ट जो है कश्मीर की मसरत ज़हरा नाम है उनका। मसरत ज़हरा जो है, उन्होंने पहले ही इसको अनलॉफुल या ब्लैक लॉ की लिस्ट में रखा, ब्लैक लॉ बताया, क्योंकि उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर काफ़ी कुछ मतलब अपना देखा कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट बहुत चीज़ें हो रही थी, तो इस वजह से इसको ब्लैक लॉ डिक्लेयर किया उन्होंने। और उन्होंने इसके बारे में एक बुक भी लिखी और पूरा इस पर रिसर्च किया है। ठीक है, फिर हम इसमें देखते हैं ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट भी है, जैसे कि आर्टिकल 21 का सीधा सीधा वायलेशन कर रहा है। तो अगर हम इसके एक निष्कर्ष पे जाते हैं तो ये ब्लैक लॉ कहला मतलब मसरत ज़हरा के अकॉर्डिंग तो है ही, लेकिन इधर हम अगर देखते हैं तो हमें भी इस चीज़ का एहसास होगा कि ये सच में कहीं ना कहीं ब्लैक लॉ का एक एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है, और जो कि ठीक नहीं है, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। मैं बिल्कुल भी इसको वो नहीं करती कि अपोज करती हूँ, बल्कि मैं इसको इस तरह के लॉ को जो नहीं होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट कोई भी लॉ नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने अभी एक शुरू में ही एक एग्जांपल बताया था कि अगर कोई पर्सन प्रोटेस्ट का भाग नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर दिया जाता है, जैसे बाय मिस्टेक हो जाता है, या कहना चाहिए वो अपने घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान लेने जा रहा है और प्रोटेस्ट के साइड से निकल कर जा रहा है जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वो उसमें पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है, फिर उसको मतलब इतने साल के लिए तो डाल दिया जाएगा, 4-5 साल किसी की लाइफ के लिए कम नहीं होते, और वो उसमें डालने के बाद क्या होगा, उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग चलेगी, तो जो कि लीगल प्रोसीडिंग चलना बिल्कुल भी वो प्रूफ करना पड़ेगा उसे। वो कैसे प्रूफ करेगा भाई, वहाँ पे तो कोई सबूत नहीं है। तो इस तरह की या तो उसका जो है प्रीवियस वो देखा जाएगा, कैरेक्टर देखा जाएगा, लेकिन उसके करने इस जुडिशियल प्रोसीडिंग तो आप हमारे देश की जानते हैं कि कितना मतलब बदतर हालत में चल रही है, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी इतना केस वर्कलोड है कोर्ट्स के ऊपर, तो वो यही सारी प्रोसीडिंग चलाने में तो इतना टाइम लग जाएगा। तो उस पर्सन के जो लाइफ के 5 साल या 7 साल हैं वो तो कहीं ना कहीं ख़राब जा रहे हैं, तो वो उन 5 या 7 सालों के बीच में कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के लिए कर सकता है, तो ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट हो रहा है मेरे हिसाब से। तो इस तरह के लॉ को हमें कभी भी मतलब वो नहीं करना चाहिए, ये सच में ब्लैक लॉ की लिस्ट में कहीं सही रखा गया है। यूएपीए एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, टेरिटोरियल एक्सटेंट द होल ऑफ इंडिया, असेंटेड टू 30 दिसंबर 1967। तो यूएपीए एक्ट मतलब पार्लियामेंट ने इसको क्या किया, एनेक्ट कर दिया था, और टेरिटोरियल एक्सटेंट इसका पूरा होल ओवर इंडिया में ही काम करेगा। ठीक है, 13 दिसंबर 1967 को इसको एसेंट मिली थी प्रेसिडेंट की। अभी हम ये वीडियो अभी 18 मिनट के करीब हो गई है, तो अभी मैं इसको यहीं पे बंद करती हूँ। अब मैं दूसरी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पर, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी फिर। ठीक है, अभी हम अगर आपको ये टॉपिक मेरा पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे जो है और अपना मतलब कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।